कि घर से दूर सरहद पर नींद उड़ा देते हैं, माँ की दुआओं को सीमा का पहरेदार बना देते हैं। न त्योहार देखते न मौसम देखते, ये फौजी हैं जनाब, देश पर जान लुटा देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पे। सांप को दूध पिलाया तो अंजाम तो जहर ही होगा। जी हाँ दोस्तों, भारत के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है और वो किया है ईरान ने। आप ये फोटो देखिए मेरे भाइयों, कश्मीर और भारत से पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करके 600 करोड़ से ज्यादा की राहत सामग्री भारत ने ईरान भेजी थी, और अभी 15 दिन भी नहीं हुए कि भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया गया है। यह खबर देख के आपके खून में अगर उबाल ना आ जाए तो कहना, आपको बताऊंगा कि क्या हुआ, और आपको गर्व होगा अपनी इंडियन नेवी पे कि इंडियन नेवी ने क्या किया है। हुआ क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये है इराक। इराक से हमारे 2 जहाज तेल लेके इंडिया की तरफ आ रहे थे, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में यहां पे ईरान की नेवी ने, जिसे IRGC भी बोलते हैं, उसने उन जहाजों पे बॉम्ब से अटैक कर दिया। उन जहाजों पे हमला हुआ, और हमला कहां हुआ? इस द्वीप के पास। इस द्वीप के पास IRGC ने भारत के जहाजों पे हमला किया। भारत के जहाजों ने, उनकी टीम ने बार बार कहा कि यू गेव मी क्लियरेंस, आपने हमें क्लियरेंस दी थी, आपने बोला था कि आप निकल के जा सकते हो। माई नेम इज सेकंड ऑन योर लिस्ट, मेरा नाम है आपकी लिस्ट में, लेकिन फिर भी आप हम पे फायर कर रहे हो। आप हमें कम से कम पीछे तो मुड़ने का मौका दो। दोस्तों, ये है लरक आइलैंड। यहां तक भारत का जहाज गया था, यहां से IRGC ने शेल फायरिंग शुरू की थी, और इस जहाज को लौटने का मौका भी नहीं दिया गया। जब उस जहाज ने बार बार रिक्वेस्ट की, तब जाके उसे लौटने का मौका दिया गया। दोस्तों, ये है ईरान, और ये है ईरान की असलियत। ईरान का नाम अगर आप देखो, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? हमने आज तक ईरान के अगेंस्ट एक बयान नहीं दिया। भारत सरकार अगर खुल के ईरान के पक्ष में नहीं आई, तो भारत सरकार खुल के दूसरे के पक्ष में भी नहीं आई। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये देखिए, ये tankertracker.com एक वेबसाइट है। ये बोल रही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान की सेपा नेवी जो है, ईरान की नेवी को सेपाह नेवी बोलते हैं, ईरानियन सेपा नेवी, उसने फायरिंग की। वन ऑफ वेसल वाज इंडियन फ्लैग्ड। दरअसल एक नहीं 2 थे, 2 जहाज थे इंडिया के, 2 वेसल थे जो ऑयल लेके इराक से इंडिया आ रहे थे। VLCC सुपर टैंकर कैरिंग 2 मिलियन बैरल्स ऑफ इराकी ऑयल। इस पे ध्यान दीजिए, ऑयल आ रहा था इराक से और उस पर हमला किया गया। मीनवाइल ये बोल रहे हैं इंडिया इज स्टिल इंपोर्टिंग ईरानियन ऑयल, यानी भारत अभी भी ईरान का तेल खरीद रहा है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है आप और हम जानते हैं। विद फ्रेंड्स लाइक दीज, ये देश ईरान भारत जैसे दोस्त के साथ भी ऐसा कर रहा है। आखिर क्यों कर रहा है वो हम देखेंगे। अब आते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों है। इसके पीछे एक कहानी है कि ईरान में तख्ता पलट हो गया है। अभी उसको पूरी तरह घोषित नहीं किया गया, लेकिन यह तख्ता पलट हो चुका है, और इसकी मैं आपको प्रूफ देता हूं इस चीज का। आप ये खबर देखो, ईरान में अली खामनेई की मौत के बाद सत्ता का संघर्ष तेज हो गया है। IRGC और विदेश मंत्रालय के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। भारतीय जहाज पर फायरिंग की गई, जहाज पर गन बोट से अटैक किया गया। ये गन बोट आप जानते हैं क्या होता है? एक बोट होती है जिसपे शेलिंग मशीन लगी होती है, मशीन गन होती है जिससे फायरिंग की जाती है। ये फास्ट मूविंग बोट होती है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ टाइम पहले बोला था, भारतीय जहाज पर गन बोट से अटैक होना सिर्फ समुद्र में तनाव नहीं है, बल्कि ईरान के भीतर चल रही सत्ता की जंग का नतीजा भी है। CNN न्यूज 18 को भारतीय खुफिया सूत्रों ने, भारतीय खुफिया सूत्र यानी भारत के बाहर रॉ के सोर्सों ने बताया है कि ये वार्निंग है। ये जो वार्निंग फायरिंग की गई थी भारतीय शिप पे, वो विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची, इन्होंने बोला था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गया है, जो जहाज चाहे वहां से निकल सकता है। लेकिन IRGC जो वहां की रिजीम है, उसको मंजूर नहीं था। लेकिन आपको यह देखना चाहिए, काइंड पीपल, ईरान थैंक्स इंडिया रिसीव फर्स्ट मेडिकल एड एंड शिपमेंट फ्रॉम न्यू दिल्ली। भारत ने 600 करोड़ की दवाइयां और सामान भेजा है। 600 करोड़, 600 करोड़। क्या भारत ने यह देखा कि जो IRGC में सैनिक है उनके परिवारों तक ये राहत ना पहुंचे? क्या भारत ने यह बोला? तो ये फायरिंग करना क्या दर्शाता है? ये फायरिंग करना दर्शाता है कि ये किसी के भी सगे नहीं है। ये फायरिंग करना दर्शाता है कि जैसे ही खामनेई की मौत होती है, फौज सत्ता को अपने हाथ में हथियाना चाहती है, और फौज अगर सत्ता हथियाएगी तो फौज कभी नहीं चाहेगी कि शांति बने, फौज कभी शांति स्थापित करना नहीं चाहेगी। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ होता है, भारत की सरकार बताती है कि आज भारत वो नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था। आज भारत और भारत की नेवी की ताकत आपको इस खबर में मिलने को दिखेगी। उसके बाद भारत ने ईरान को जो अरबी में समझाया वो आप देखेंगे। भारत सामने वाले को उसी भाषा में समझाता है मेरे भाइयों, जिस भाषा में सामने वाला समझना चाहता है। अब वो दिन गए लल्लो चप्पो करने के। कल स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात ईरान सरकार ने बोली थी। लेबनान इजराइल संघर्ष जब रुक गया था, तो उन्होंने बोला था अरागची ने कि अब हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर रहे हैं। तो भारत के टैंकर जब वहां से आ रहे थे, तो ईरान की फास्ट अटैक शिप ने उस पर हमला किया। लेकिन कैप्टन ने बार बार चेतावनी दी थी कि आपने ही हमें परमिशन दी है। जैसे ही ये खबर आई कि भारत की बोट्स पे हमला हुआ है, इंडियन नेवी तुरंत एक्शन लेने को रेडी थी, क्योंकि इंडियन नेवी हरदम समुद्र में वहां पहरा देती है। पर सरकार ने कहा भाई अभी थम जाओ,
अभी रुक जाओ, अभी हमें बात करने दो। और ईरान के राजदूत को एम्बेसी से बुलवाया गया, ईरान एम्बेसी से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और रात में बड़े प्यार से उन्हें समझा दिया गया है, और ये सब रात में किया गया है। आप ये इस इमेज का टाइम देखिए। ईरानियन एनवॉय ओवर फायरिंग इंसिडेंट इन होर्मुज। भारत के जहाज पर जो फायरिंग हुई है उसके लिए ईरानियन एनवॉय को बुला गया है। राजदूत बोलता है कि भाई हम तो खुद मजबूर हैं, आईआरजीसी हमारी बात सुन नहीं है, खामनेई मर चुके हैं, लेकिन अगर उनको ये नहीं पता कि अगर भारतीय नेवी ने ये बात सुन ली तो ये पूरा जो इंडियन ओशियन रीजन है, ये पूरा जो इंडियन ओशियन रीजन है, यहाँ पूरा अनडिस्प्यूटेड किंग जो है वो है इंडियन नेवी, यहाँ का राजा है। तो आप यहाँ होके कुछ भी करोगे, इंडियन नेवी चंद घंटों में आपको घुटनों पर लाने की कुव्वत रखती है। इंडियन नेवी इज द किंग ऑफ इंडियन ओशियन। ये ईरान को समझना चाहिए, ये आईआरजीसी को समझना चाहिए। इंडियन नेवी के 3 शिप सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं कि अगर भारत के किसी भी जहाज को कोई भी दिक्कत आती है तो इंडियन नेवी तुरंत एक्शन लेने को अरेबियन सी में तैयार है। तुरंत एक्शन लिया जाएगा, विद इन मिनट्स एक्शन लिया जाएगा। और अब मैं आपको बता दूं कि खबरें बाहर आ रही हैं कि साइलेंट कूप हो गया है, मतलब तख्ता पलट की खबरें हैं। आईआरजीसी साइडलाइंस, प्रेसिडेंट जो वहां का राष्ट्रपति है, आईआरजीसी ने उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है, उससे कोई आदेश नहीं लिया जा रहा। मतलब कि गवर्नमेंट वहां सिर्फ नाम की है, जैसे पाकिस्तान में गवर्नमेंट नाम की है वैसे ही ईरान में गवर्नमेंट नाम की है। ईरान इज फेसिंग ए कंप्लीट पॉलिटिकल स्टेलमेंट, किसी का कंट्रोल नहीं है। सेना अलग अलग यूनिटों में बंट चुकी है, सेना में फ्रेगमेंटेशन हो चुका है ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह से सेना कंट्रोल हो रही है, 30 से 35 यूनिट हैं और उनका सबका जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो सबका डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं भी सेंट्रल एक जगह से ईरान की कमांड फॉलो नहीं हो रही है। अब दोस्तों एक ऐसी खबर बताता हूं कि आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आप कहेंगे कि हां, अगर भारत के टैलेंट को मौका दिया जाए तो भारत कई कदम आगे है दुनिया से आज भी। ये एक नोएडा बेस्ड ब्रह्मास्त्र एक्सप्लोसिव कंपनी है, एक स्टार्टअप है, और इसने अपना जो रॉकेट बनाया है वो 40 किलोमीटर तक मार कर सकता है, और ये देने के लिए तैयार है इस रॉकेट को सेना के लिए। ये सेना में डिप्लॉयमेंट के लिए रॉकेट्स रेडी हैं रिकॉर्ड समय में, रिकॉर्ड टाइम में। आप आज बोलो आर्टिलरी एमओ विद लॉन्गर रेंज, हम रेंज बढ़ा रहे हैं, लेकिन 40 किलोमीटर रेंज बहुत है कुत्तों को मार के भगाने के लिए। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? अगर आप समझ रहे हो तो कमेंट में लिखिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अब दोस्तों एक कहानी सुनाता हूं। एक जंगल में एक शेर था और उस शेर को मारने के लिए बहुत सारी लोमड़ियों ने दल बनाना शुरू किया कि वो दल बना के, वो ग्रुप बना के उस शेर का शिकार करेंगे। इसी तरह इस दुनिया में भी लोमड़ियों की पंचायत लग रही है और वो लोमड़ी एक शेर को दबाना चाहते हैं, और वो शेर है भारत। ट्रंप उसका सरदार है और दो उसके चेले हैं। चेलों के नाम आप जानते हो, एक है मुल्ला मुनीर, दूसरा है शहबाज शरीफ। चेले जी हजूरी करते हैं, सरदार फूलता रहता है, उनको शाबाशी देता रहता है। ट्रंप की देखो आदत है कि वो किसी को भी 2 मिनट में ग्रेट बना देता है और किसी का भी 2 मिनट में कुत्ता बना के रेल देता है। इस बार इसने ग्रेट बोला है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को और मुल्ला मुनीर को। उन्होंने बोला है कि ईरानियन ओपन हॉर्मुज, और ये पाकिस्तान की बदौलत हो पाया। लेकिन आप आयरनी देखिए कि एक तरफ ट्रंप ये बोलते हैं, दूसरी तरफ आईआरजीसी तुरंत स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर देती है, तुरंत बंद कर देती है। पाकिस्तान की लगातार तीसरी बार भद्द पिटी है इस युद्ध में, लगातार तीसरी बार। 3 बार पाकिस्तान ने कोशिश की है और 3 बार पाकिस्तान हारा है। पाकिस्तान के पास एक अनोखा रिकॉर्ड है कि 10 दिन में 3 बार मुंह की खाने का, लेकिन फिर भी इनको कश्मीर चाहिए। दोस्तों एक तरफ यूएस पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान, इनकी जुगलबंदी चल रही है, और इन दोनों का सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है, भारत को दबाव में लाना। और पाकिस्तान दोनों के तलबे सिर्फ इसलिए चाट रहा है कि वो कश्मीर के मुद्दे को फिर से हवा दे सके। बहुत टाइम से ट्रंप ने कश्मीर का राग अलापा नहीं है। तो अब आप एक चीज सोचो, एक तरफ तो अमेरिका है, दूसरी तरफ चाइना है, बीच में पाकिस्तान है। पाकिस्तान का रिश्ता चाइना से भी है, पाकिस्तान का रिश्ता अमेरिका से भी है, लेकिन अमेरिका और चाइना दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो बीच में है वो दलाली करता है, उसको जहां टुकड़े पड़ते हैं वो वहां जाता है। पाकिस्तान को और दुनिया को भारत की ताकत का अंदाज लग चुका है, और इसी वजह से पाकिस्तान एक खिसियानी बिल्ली की तरह चारों तरफ भागा फिर रहा है कि कभी इस्लामिक कंट्रीज का क्वाड बना रहा है, कभी अमेरिका से जुगलबंदी कर रहा है, कभी चाइना से जुगलबंदी कर रहा है। लेकिन भारत की चाल हमेशा 4 कदम आगे की रहती है, और नतीजा आपके सामने ये है मेरे प्यारे भाइयों। आप इस खबर को देखो, पाकिस्तान की तो औकात ही क्या है। अब ऐसी खबर आई है जिसके बाद अमेरिका की भी आंखें टेढ़ी हुई पड़ी हैं। आज हम अमेरिका को भी झुकाने की ताकत रखते हैं, और उसका एग्जाम्पल है भारत और रूस का ये रक्षा समझौता। इस रक्षा समझौते के तहत 1971 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि रूस के सैनिक और रूस के जहाज भारत में रहेंगे। रूस के 10 फाइटर जेट, 5 शिप,
5 नेवी के शिप। आप अंदाज लगा सकते हो कि इन शिप में एयरक्राफ्ट कैरियर भी हो सकता है, इन शिप में पनडुब्बी भी हो सकती है, इन शिप में फ्रिगेट भी हो सकती है। ये नहीं बोला गया है कि ये शिप होंगे कैसे, ये नहीं बोला गया है कि फाइटर जेट होंगे कैसे। ये सिर्फ कहने के नंबर हो सकते हैं, असलियत हो सकता है कि कहीं और ज्यादा नंबर हो इनका, लेकिन अभी टेंशन ना बढ़े, हमारी अमेरिका के साथ विवाद और ना हो, इसलिए ये नंबर कम बताया गया है। उसके बाद 3000 सैनिक रूस में भारतीय सेना और भारत में रूस की सेना उतारेगी। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की सैनिक टुकड़ी और भारत की मिलिट्री, भारत की एयरफोर्स और नेवी अब रूस में अपना स्थान बनाएगी, रूस में रखेगी। तो रूस चाइना के किधर है? ऊपर। तो मतलब वहां से अब हम चाइना पर नजर रख पाएंगे। रूस का कुछ हिस्सा चाइना से मिलता है और इस चीज पे चाइना की भी टेंशन जरूर बढ़ रही होगी। यह समझौता 18 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। होना तो 12 जनवरी से था, लेकिन जियोपॉलिटिकल इश्यूज कुछ ऐसे आए कि नहीं हो पाया। 18 अप्रैल से समझौता लागू हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर यह है, भारत में रूस की क्रूड ऑयल जो वेवर टाइमलाइन थी वो खत्म हो गई थी। और ये भारत की आप सिर्फ ताकत देखिए कि अमेरिका ने उसको फिर से 1 महीना बढ़ा दिया है। भारत से बोला है अमेरिका ने कि भाई तुम जाओ रूस से तेल खरीदो, किसी से भी तेल खरीदो। अमेरिका ने भारत से कहा है कि आप 1 महीने और रूस से तेल खरीद सकते हो, जब तक हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना काम पूरा नहीं कर देते। अभी आपको याद होगा कि पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करी थी और लगभग उसी समय पे जो पुरानी एक्सटेंशन टाइमलाइन थी उससे रसिया से ऑयल इंपोर्ट करने की, वो लगभग खत्म होने को थी। तो यूएस ने उसको खत्म होने के साथ ही फिर से रिन्यू कर दिया है 1 महीने के लिए। तो अब 1 महीने तक हम रूस से तेल मंगाते रहेंगे। तो आप एक चीज के लिए बिल्कुल एश्योर्ड रहिए कि भारत सरकार इतने तगड़े लेवल पर डिप्लोमेसी खेल रही है कि भारत की जनता को कैसी भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, चाहे हॉर्मुज ब्लॉक हो या कुछ और ब्लॉक हो। उसके बाद दोस्तों ये एक खबर देखिए आप, और इस एक खबर से पक्का है कि चीन और पाकिस्तान के तोते उड़ गए होंगे। और वो खबर है कि 100 Su-57 जहाज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी टीओटी के साथ रूस भारत में बनाने को तैयार है। रूस ने बोला है कि हम भारत में इन जहाजों का निर्माण करने को रेडी हैं और हम तकनीकी हस्तांतरण भी करने को तैयार हैं। शुरुआत में कम से कम 100 Su-57 बनाने पड़ेंगे भारत को, और भारत को इस वक्त लड़ाकू विमानों की बहुत ज्यादा कमी है। भारत की पुरानी फ्लीट लगातार रिटायर होती जा रही है, तो इसलिए भारत सरकार भी बहुत एक्टिवली ऐसे लड़ाकू विमान जो मल्टी रोल फाइटर हों उनके लिए तलाश रही है। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस टाइम कि हम F-35 ना लेके, जिसके लिए यूएस हम पे लगातार प्रेशर डाल रहा है, हम इसकी तरफ जाएंगे। तो साथियों ये है भारत और रूस का समझौता जो फाइनल हो चुका है और अप्रैल में ही लागू हो जाएगा। आने वाले समय में ये और ज्यादा बड़े लेवल पे हो सकता है। और इसमें क्लॉज है कि ये पहले 5 साल के लिए है, लेकिन धीरे धीरे ये अपने आप आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर इसको स्टॉप नहीं किया गया, यानी इसको कैंसिल नहीं किया गया, तो ये ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको आपको मैनुअली करना पड़े कि आप समझौता फिर से करें। आपको करना यह होगा कि आप कैंसिल करेंगे तो कैंसिल होगा, अगर आप कैंसिल नहीं करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।